गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में पिछले वीडियो में आपने जो है मलेरिया का पार्ट 1 पढ़ लिया था। उसमें क्या पढ़ लिया था? उसमें हमने आपको प्लाज्मोडियम की जो चार जातियां थी, प्लाज्मोडियम की जो चार जातियां थी उनके द्वारा जो मलेरिया रोग फैलाया जा रहा था, तो उनमें से आपने दो जातियों के विषय पढ़ लिया था। मतलब आपने सुदम तृतीयक मलेरिया और दुर्दम तृतीयक मलेरिया पढ़ लिया था। ठीक, तो ये दोनों आप पढ़ चुके थे। उसमें जो आपका तीसरा और चौथा बच गया था, तो हम आपको यहाँ पर तीसरा और चौथा जो तीसरी और चौथी जो जाति है, तो उसके द्वारा जो मलेरिया होता है वो हम आपको बताएंगे, और मलेरिया के जो उपचार हैं वो बताएंगे, और मलेरिया का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है ये बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए तीसरा क्या है? चतुर्थक मलेरिया। देखिए है तीसरा ये, लेकिन कहते क्या है इसको? चतुर्थक मलेरिया, क्वाड्रेन मलेरिया। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेन मलेरिया कहते हैं। देखिए यह मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होता है। क्वाड्रेन मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा फैलता है, और इसमें जो ज्वर की पुनरावृत्ति होती है वो 72 घंटे के बाद होती है। देखिए इसमें जो बुखार आता है वो कितने घंटे बाद आता है? हर 72 घंटे बाद बुखार रिपीट होगा। बुखार आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर 72 घंटे बाद बुखार आएगा। तो इस प्रकार से जो ज्वर की अर्थात जो फीवर की पुनरावृत्ति है, ठीक, वो क्या होगा? वो 72 घंटे बाद होगी। इस मलेरिया को सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहा जाता है। जो चतुर्थक मलेरिया है इसको क्या कहा जाता है? सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहा जाता है। तो आपसे सब क्लिनिकल मलेरिया पूछा जा सकता है या चतुर्थक मलेरिया के विषय में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम मलेरियाई कौन सा मलेरिया फैलाता है, तो सब क्लिनिकल मलेरिया या चतुर्थक मलेरिया, ये आप ध्यान रखना। अगला आता है हल्का तृतीयक मलेरिया। ठीक, ओवेल मलेरिया हम जानेंगे। हल्का तृतीयक मलेरिया अर्थात ओवेल मलेरिया, ये क्या होता है? तो यह प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है। मतलब प्लाज्मोडियम की एक जाति है जिसका नाम ओवेल है, तो यह प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा फैलता है, और इस ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे के बाद होती है। कितने घंटे बाद होती है? 48 घंटे बाद। 48 घंटे बाद इसमें जो बुखार होता है फिर रिपीट करता है, और यह हानिकारक नहीं होता है। मतलब इसमें मृत्यु होने के चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए यह जो है हानिकारक नहीं होता है। तो हानिकारक तृतीयक मलेरिया अर्थात ओवेल मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है। इसकी पुनरावृत्ति कब होती है? 48 घंटे के बाद होती है, और यह हानिकारक नहीं होता है। तो देखिए ये भी 48 घंटे बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है, और जो सुदम तृतीयक मलेरिया होता है उसकी भी 48 घंटे बाद, और जो दुर्दम तृतीयक मलेरिया होता है उसकी भी 48 घंटे के बाद। सबकी पुनरावृत्ति 48 घंटे के बाद होती है। बस एक ही मलेरिया ऐसा है, चतुर्थक मलेरिया या सब क्लिनिकल मलेरिया, जिसकी पुनरावृत्ति 72 घंटे के बाद होती है। ठीक, जिसकी पुनरावृत्ति 72 घंटे के बाद होती है। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मलेरिया रोग है जो जिसकी पुनरावृत्ति 72 घंटे, जिसमें जो ज्वर है उसकी पुनरावृत्ति 72 घंटे के बाद होती है। तो कौन सा है? चतुर्थक मलेरिया या सब क्लिनिकल मलेरिया। एक फैक्ट है इसमें, एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मलेरिया रोग है और वो हो सकता है बुखार लगातार बना रहे, तो ये किस कारण से होता है? देखिए जब संक्रमण एक से अधिक जातियों द्वारा होता है, जब संक्रमण एक से अधिक जातियों द्वारा होता है तब ज्वर की पुनरावृत्ति प्रतिदिन होने लगती है। देखिए ये तो कहीं पर लिखा नहीं है कि भैया अगर तुम्हारे पास चतुर्थक मलेरिया तुम्हारे शरीर में है तो सुदम तृतीयक मलेरिया अर्थात बेनिग्नेंट मलेरिया या टर्टेन मलेरिया आएगा नहीं। तो मतलब एक मलेरिया तुम्हारे शरीर में है तो दूसरा भी मलेरिया आ सकता है। मतलब एक जात तुम्हारे शरीर में पहले से मौजूद है और दूसरी भी जात तुम्हारे शरीर में आ सकती है। तो एक साथ जब कई मलेरिया प्लाज्मोडियम की जातियां तुम्हारे शरीर पर अटैक करेंगी तो क्या होगा? तब उस सिचुएशन में तुम्हारे शरीर में हमेशा के लिए हमेशा बुखार बना रहेगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। मतलब बुखार उतरेगा नहीं, बल्कि बुखार हमेशा के लिए हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर में एक से अधिक जातियां प्रवेश कर चुकी हैं। ठीक, अगला देखते हैं मलेरिया का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का उपचार कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट है, आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि मलेरिया के उपचार में प्रयोग होने वाले किसी औषधि का नाम बताइए। तो देखिए मलेरिया के उपचार के लिए औषधि कुनैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट औषधि। मलेरिया के उपचार के लिए कौन सी औषधि होती है? कुनैन होती है। और कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कंपटीशन में आया है कि कुनैन औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो कुनैन औषधि सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। इससे मिलती जुलती औषधियां क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन मलेरिया की औषधि है।
प्राइमाक्विन, ठीक, एटिब्रिन, रेसोचिन, कामोक्विन। तो इस टाइप से जो हमारी क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन और एटिब्रिन और रेसोचिन और कामोक्विन जो ये औषधियां होती हैं, ये भी काहे में प्रयोग किए जाते हैं? मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा मलेरिया का उपचार। औषधियों का नाम आप याद रखें, हमेशा सब में क्विन निकलता है, कामो क्लोरो, ये बस याद रखें, कामो क्लोरो प्राइमा, बस इस टाइप से याद रखिए, सब याद रहेगा। ठीक, मलेरिया नियंत्रण कंट्रोल कैसे? देखिए मलेरिया फैलता किसके द्वारा है? मच्छरों के द्वारा। मच्छर को भगाइए, मलेरिया से बचिए। ठीक, तो यही है हमारा मलेरिया नियंत्रण, मतलब हम मच्छरों से बचेंगे और मलेरिया से बचे रहेंगे। तो वयस्क मच्छरों के लार्वा, ठीक, मच्छरों के प्यूपा का विनाश एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। मतलब मच्छरों के लार्वा, प्यूपा, मच्छरों, इन सबको नष्ट करिए और मलेरिया से बचे रहेंगे आप। इसके अतिरिक्त घरों व घरों के आसपास सफाई का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जान ही चुके हैं कि मलेरिया कहाँ से है? जहाँ पर गंदा पानी या नमी युक्त मिट्टी और नमी युक्त वायु होगी तो वहाँ पर मलेरिया ज़्यादा पनपेगा। तो घर और घरों की सफाई रखिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए, मच्छरदानी लगाइए, मच्छर भगाइए। ठीक, मच्छर लोशन जो आते हैं, मच्छर लोशन क्रीम आती है तो उनको लगाइए, ताकि मच्छर नहीं लगेंगे तो मलेरिया नहीं होगा। आदि का प्रयोग से मलेरिया नियंत्रित किया जाता है। वर्षा ऋतु, जब बरसात चल रही हो तो तब तो विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हर जगह चारों तरफ नमी ही नमी होती है वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में कुनैन और डेराप्रिन आदि औषधियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, पौधों से प्राप्त होती हैं, तो इनको आसानी से पिया जा सकता है। ये कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे शरीर में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये औषधियां हैं, पेड़ों से प्राप्त की जाती हैं। तो इनको अगर हम पीते रहेंगे तो हमारे अंदर मलेरिया नहीं होगा। तो इस प्रकार से मलेरिया का नियंत्रण किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये मलेरिया टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।